हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो ये है एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है गाइज, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ चल रही है। इसमें क्लास 6 हम कवर कर चुके हैं, हम क्लास 7 पढ़ रहे हैं। क्लास 7 की भी काफ़ी सारी वीडियोस आ चुकी हैं, तो लगातार प्लेलिस्ट से लिंक में दी गई है, तो आप लिंक में से प्लेलिस्ट पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि सारी वीडियोस आपको मिल जाएँ और आप लाइन से सभी को देखते चलिएगा, जिससे कि ज्योग्राफी एनसीईआरटी से पूरी की पूरी आपकी कवर हो जाएगी। बताना चाहूँगा गाइस कि एफआरओ मेंस के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है, आरओ सचिवालय के लिए भी कंप्लीट प्रिपरेशन बैच चल रहा है, और साथ ही साथ पटवारी लेखपाल के एग्जाम्स के लिए भी टेस्ट सीरीज शुरू हो गई है। तो आप पटवारी और लेखपाल की जो वैकेंसी निकली है अभी 14 अक्टूबर को, तो उसकी टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ ले सकते हो। डेली एमसीक्यू टेस्ट ग्रुप चल रहा है, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इस काफ़ी सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। आज हमें जो पढ़ना है वो पढ़ना है साइक्लोन से, कि साइक्लोन के बारे में पढ़ना है। ये हम लास्ट टाइम पे हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, कि अलग अलग प्रेशर बेल्ट्स कैसे होती हैं, कहाँ पे डोल्ड्रम होता है भूमध्य रेखा पे, तो ये सब चीज़ हमने देखा था। भूमध्य रेखा पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, कहाँ पे हाई प्रेशर होता है, कहाँ पे लो प्रेशर होता है, गर्म हवा लो प्रेशर बनाती है, ठंडी हवा हाई प्रेशर बनाती है। ये सब हम पिछली वीडियो में समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज जो हमें इस वीडियो में जो हमें पढ़ने जा रहे हैं, वो हम पढ़ने जा रहे हैं साइक्लोन के बारे में। तो उसको समझते हैं। साइक्लोन मतलब कि चक्रवात। अब देखिए, उड़ीसा का एक एग्जांपल दे रहे हैं ये, कि एक केस हुआ था कि जब साइक्लोन आया था, बहुत बड़ा और बहुत भयानक साइक्लोन आया था 1999 में, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा तबाही मची थी। तो उड़ीसा जो कि ईस्टर्न सी कोस्ट पे है, अगर आप भारत का मैप देखेंगे और नीचे इस तरह से भारत का मैप देखेंगे, तो यहाँ पर आपको उड़ीसा का राज्य मिलेगा जो पूर्वी तट पे है, और यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा, यानी कि बंगाल की खाड़ी मिलेगी। इंडिया इज़ प्रोन टू साइक्लोन दैट ओरिजिनेट इन द बे ऑफ बंगाल। 17 और 18 अक्टूबर 1999 में साइक्लोन हिट 5 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। तो उड़ीसा के 5 राज्यों को टकराया साइक्लोन, और उसके बाद फिर दोबारा एक और सुपर साइक्लोन आया 29 अक्टूबर 1999 को, कुछ ही दिनों बाद, 10-11 दिन बाद, डेट डिवास्टेटेड लार्ज पोर्शंस ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्य का बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा था जहाँ पे उसने तबाही मचा दी। द डैमेजेस कॉज्ड वर मेनली ड्यू टू 3 फैक्टर्स। अब जहाँ पे जो डैमेज हुआ, जो नुकसान हुआ, वो मुख्यतः 3 कारणों की वजह से हुआ। एक तो विंड की वेलोसिटी, यानी कि हवा की जो गति थी, हवा की जो रफ्तार थी, वो बहुत तेज़ थी। फिर बारिश बहुत ज़्यादा हुई, और टाइडल सर्ज, यानी कि जो टाइड्स थी, तो टाइड्स में जो ज्वार और भाटा आया, यानी कि पानी की जो टाइड्स आई, वो बहुत ज़्यादा ऊंची आई। द विंड्स ऑफ अप टू 260 किलोमीटर पर आवर, यानी 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं आई। लास्टेड फॉर ओवर 36 आवर, 36 घंटों तक वो हवा चली। द साइक्लोन ओरिजिनेटेड एज अ डिप्रेशन इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड। तो जो थाईलैंड की खाड़ी है, वहाँ पे डिप्रेशन के रूप में साइक्लोन स्टार्ट हुआ नियर ईस्ट ऑफ पोर्ट ब्लेयर, जो अंडमान निकोबार की राजधानी है, यूनियन टेरिटरी अंडमान निकोबार, उसकी जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, वहाँ पे स्टार्ट हुआ 25 अक्टूबर को, और धीरे धीरे वो नॉर्थ वेस्टवर्ड चला, नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन के अंदर चला। इट इंटेंसिफाइड इनटू अ सुपर साइक्लोन एंड हिट द एरिया बिटवीन इरासीमा एंड बालीकुडा इन उड़ीसा ऑन 29 अक्टूबर एट सुबह के बजे 10:30 बजे। तो यानी कि सुपर साइक्लोन जब बहुत ज़्यादा इंटेंसिफाई हो गया, तो वो उड़ीसा में टकराया 29 अक्टूबर 1999 में। द सुपर साइक्लोन स्वेप्ट द एंटायर कोस्ट ऑफ उड़ीसा इंक्लूडिंग द सिटीज़ ऑफ भुवनेश्वर, जो कि उसकी राजधानी है, कटक, और 28 कोस्टल टाउन और थे। यानी कि उड़ीसा का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था उस टाइम पर। 1.3 करोड़ लोग या 13 मिलियन लोग जो हैं अफेक्ट हुए थे, और बहुत सारे जानवर ऐसे थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, लाइव स्टॉक मर गए थे। स्टैंडिंग क्रॉप्स जो थी उस टाइम पे, चाहे वो चावल हो, सब्जियां हो, फ्रूट्स हो, सब खत्म हो गए थे। सैलिनेशन हो गया,
क्योंकि अब क्या हुआ, जब समुद्र का पानी ज़मीन के अंदर आया, यानी जब इनलैंड आया तो समुद्र का पानी नमकीन होता है, तो जब वो समुद्र का पानी अंदर आ गया, खेतों में घुस गया, और उसके बाद जब वापस गया तो वो नमक का जो पानी था वो सारा उन खेतों को ख़राब करते हुए चला गया। उन सब पे वो सारे जो खेत थे वो क्या हो गए, वो नमकीन हो गए, और अब वो कल्टीवेशन करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए, खेती करने के लिए उपयुक्त नहीं रहे। तो ड्यू टू सैलिनेशन कॉज्ड बाय टाइडल सर्ज लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, यानी खेती करने की जो बहुत सारी ज़मीन थी, हैव टर्न्ड इनफर्टाइल। अब वो किस चीज़ में बदल गई, इनफर्टाइल हो गई, यानी कि वो बंजर भूमि में कन्वर्ट हो गई। लार्ज ट्रैक्ट जो है वहाँ पे साल के पेड़ थे, टीक के पेड़ थे, बैम्बू की प्लांटेशंस थी, सब खत्म हो गई। मैंग्रोव फॉरेस्ट बिटवीन पारादीप एंड कोणार्क वेनिस्ड, तो जो मैंग्रोव के जो वन थे पारादीप के और कोणार्क के, वो सब खत्म हो गए। नेक्स्ट आता है मॉइस्चर की, अगर हम बात करें, व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर। अब देखिए मॉइस्चर या नमी क्या होती है अपने आप में, तो जब पानी धरती पे से या किसी भी पानी वाली बॉडी में से, जैसे कि नदियाँ हो सकती है, नहर है, पॉन्ड्स हैं, तालाब हैं, लेक्स हैं, झील हैं, तो उनमें से जब पानी इवेपोरेट होता है, वाष्प के रूप में बनता है, तो वो वेपर बन जाता है, वाष्प हो जाता है, यानी वाष्पीकरण की वजह से वो वाष्प में बदल जाता है, वेपर्स में बदल जाता है। मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी। किसी भी समय पे अगर हम मॉइस्चर को देखेंगे, जो वो हवा में होता है उसी को हम वहाँ पे क्या कहते हैं, ये वहाँ की आर्द्रता होती है, यानी कि ह्यूमिडिटी होती है। व्हेन द वाटर वेपर राइजेस इट स्टार्ट्स कूलिंग, जैसे जैसे जो पानी की भाप है वो ऊपर ऊपर उड़ती है, वैसे वैसे वो ठंडी होती चली जाती है, और एक समय ऐसा आता है जब वो इतना हाइट में पहुँच जाती है, इतनी ठंडी हो जाती है कि वो जो वेपर थी, वो यानी कि जो भाप बनी थी, वो वापस से पानी की बूंदों में कन्वर्ट होने लगता है, और वो पानी की बूंदें बाद में बारिश के रूप में नीचे आ जाती हैं। द वाटर वेपर कंडेंसेज कॉजिंग फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर, यानी वही जो मैंने आपको बताया कि पानी की बूंदें बन जाती हैं। क्लाउड्स आर जस्ट मासेज ऑफ सच वाटर ड्रॉपलेट्स, तो बादल क्या है अपने आप में, बादल ये तैरता हुआ पानी ही है जो आकाश में तैर रहा है। When these droplets of water become too heavy to float in air, then they come down as precipitation, और जब ये पानी की बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वो ऊपर तैर नहीं सकती और उनको नीचे ही गिरना होता है ग्रेविटी की वजह से, तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे आ जाती हैं। जेट प्लेन्स फ्लाइंग इन द स्काई लीव अ वाइट ट्रेल बिहाइंड देम, द मॉइस्चर फ्रॉम देयर इंजन्स कंडेंसेस। अब देखिए क्या होता है कि जो जेट प्लेन जब उड़ता है तो अपने पीछे एक वाइट कलर की एक धार सी छोड़ता जाता है, यानी कि एक वाइट ट्रेल छोड़ता जाता है। अब बात यह आती है कि वो जेट प्लेन के पीछे जो वाइट धार आती है वो किस चीज़ की आती है, वो जो मॉइस्चर निकलता है इंजन के अंदर से वो कंडेंस हो जाता है, तो वो चीज़ हमें वहाँ पे दिखती है। वी सी ट्रेल्स ऑफ दिस कंडेंस्ड मॉइस्चर फॉर सम टाइम व्हेन देयर इज़ नो एयर मूवमेंट टू डिस्टर्ब इट, जब हम वहाँ पे कोई हवा नहीं चल रही होती तो कुछ समय वो दिखता है हमें। प्रेसिपिटेशन दैट कम्स डाउन टू द अर्थ इन लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड रेन, और सिंपल सी बात है, जो प्रेसिपिटेशन हुआ जब वो नीचे आता है बारिश के रूप में तो उसको हम बारिश यानी कि रेन बोलते हैं, कभी बर्फ़ गिरती है तो उसको हम स्नोफॉल बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द ग्राउंड वाटर कम्स फ्रॉम रेन वाटर, जो ज़मीन के अंदर का जो पानी है ज़्यादातर वो कहाँ से आया है, बारिश में जब पानी होता है तो वो धीरे धीरे ज़मीन के अंदर सोख ले जाता है, और इसी प्रकार से वो ग्राउंड वाटर बन जाता है। प्लांट्स हेल्प प्रिजर्व वाटर, प्लांट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं वाटर को प्रिजर्व करने के लिए। व्हेन ट्रीज ऑन हिल साइड्स आर कट, रेन वाटर फ्लोज डाउन द बेयर माउंटेन्स एंड कॉज फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग एरियाज। पहाड़ों पे ये हमको पता है कि जो पेड़ हैं, चाहे वो पहाड़ हों चाहे वो प्लेन एरिया में हो, पेड़ हमेशा मिट्टी को बांधने का काम करते हैं। जब मिट्टी बंधेगी तो उसकी मदद से जो पानी है वो भी रुकेगा, धीरे धीरे पानी ज़मीन के अंदर जाएगा। लेकिन अगर हम पहाड़ों पे से पेड़ को कट कर देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जब वहाँ पे पेड़ नहीं होगी तो मिट्टी भी नहीं रुक पाएगी, और जो पानी होगा वो भी नहीं सूख पाएगा मिट्टी के अंदर, ज़मीन के अंदर, और क्या होगा, जो बारिश होगी वो तेज़ी से बह जाएगी। तो जब वो तेज़ी से बह जाएगी तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी कि जब वो पानी ऊपर से पहाड़ों पे से बहुत तेज़ी से नीचे बह के आएगा तो नीचे वाले एरियाज़ में बाढ़ आ जाएगी, फ्लड्स आ जाएंगे। ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म देर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, 3 तरह की बारिशें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है कन्वेक्शनल रेनफॉल, फिर होती है ओरोग्राफिक रेनफॉल, और एक होती है साइक्लोनिक रेनफॉल, यानी कि संवहन वर्षा, भौगोलिक वर्षा और चक्रवाती वर्षा। ये इनको आगे हम फिगर से भी समझेंगे कि ये क्या क्या होती हैं। आप देखिए साइक्लोनिक रेनफॉल यानी कि चक्रवाती वर्षा, तो ये होती है कि यहाँ पे पहाड़ होगा, अगर यहाँ पे ये पहाड़ है, ये वार्म एयर है, ये पहाड़ के सारे चढ़ेगी और इस तरह से बारिश हो जाएगी। साइक्लोनिक रेनफॉल दिखा रखा है इन्होंने ये।
साइक्लोनिक रेनफॉल बेसिकली ये पहाड़ वाली ओरोग्राफिक रेनफॉल है। साइक्लोनिक रेनफॉल कहाँ पे होती है? साइक्लोनिक रेनफॉल होती है आपके जहाँ पर भी कोस्टल एरियाज़ होते हैं, तो बेसिकली कोस्टल एरियाज़ को उन्होंने शो किया हुआ है। अब यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल देखते हैं, या इसको रिलीफ भी कहते हैं, पर्वतीय वर्षा कहते हैं। तो ये जो मॉइस्ट एयर है, यानी कि जिस हवा में नमी है, आर्द्रता है, वो पहाड़ के सहारे ऐसे ऊपर उठती है। जैसे जैसे ऊपर उठेगी हवा ठंडी होती चली जाएगी और फिर बारिश के रूप में पानी को वो नीचे छोड़ देगी। तो जैसे जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है, तो वो पश्चिमी घाट पे केरला में जो बारिश करता है, नीलगिरी की पहाड़ियों पे जो बारिश करता है, वो इसी तरीके से करता है, या हिमालय से टकरा के जो बारिश करता है वो भी इसी तरीके से करता है। फिर आता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल में क्या होता है, यानी कि संवहनी वर्षा में क्या होता है कि धरती इतनी गर्म हो जाती है कि गर्म हवा ऊपर उठती है। जब गर्म हवा ऊपर उठती है तो ऊपर उठते उठते उसके अंदर नमी भी होती है, और वो ऊपर उठती है और वहाँ पे जब कुछ हाइट पे चली जाती है तो उसके अंदर जो नमी थी वो पानी की बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वो पानी की बूंदें नीचे आ जाती हैं बरसात के रूप में, वर्षा के रूप में। तो इसी के साथ चैप्टर 4 कंप्लीट होता है और अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 है पानी के ऊपर, यानी वाटर के ऊपर। तो ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ाई है कि जो सन की हीट है वो पानी का इवेपोरेशन करवाती है और उसको भाप में, वाष्प में बदल देती है। व्हेन द वाटर वेपर कूल्स डाउन इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स क्लाउड्स। तो जब वाटर वेपर ठंडी होती हैं तो वो क्लाउड्स बन जाते हैं, और जब क्लाउड्स में पानी नहीं रुक पाता कुछ टाइम और, तो वो बारिश के रूप में नीचे आ जाता है। फ्रॉम देयर इट मे फॉल ऑन द लैंड। वो धरती पे भी गिर सकता है वो बरसात का पानी, समुद्र में भी गिर सकता है, चाहे वो बर्फ़ हो, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो स्लीट हो। द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअली चेंजेस इट्स फॉर्म एंड सर्कुलेट्स बिटवीन ओशन, एटमॉस्फेयर, लैंड इज नोन एज वाटर साइकिल। देखिए इसी को वाटर साइकिल कहा जाता है, यानी कि जल चक्र कहा जाता है। कि पहले जल के रूप में था, लिक्विड के रूप में था, फिर वो भाप बना तो वो गैस के रूप में आ गया, और फिर वो गैस के बाद जब वो बारिश के रूप में आया तो या तो वापस लिक्विड के रूप में आ गया, या अगर बर्फ़ के रूप में आया तो वो सॉलिड के रूप में आ गया। तो पानी ने सॉलिड, लिक्विड, गैस, और धरती में और एटमॉस्फेयर में और हाइड्रोस्फेयर यानी कि समुद्र में, तीनों जगहों पे उसने ट्रैवल किया है और तीनों रूपों में ट्रैवल किया है। इस वजह से उसको हम क्या कहेंगे कि इसने पानी ने अपना एक पूरा चक्र कंप्लीट किया, जिसको हम वाटर साइकिल भी कहते हैं। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा हुआ है कि ये वाटर साइकिल किस तरह से है। यहाँ पे ये पानी की बॉडी है, तो यहाँ से इवेपोरेशन होगा, यानी कि वाष्पीकरण होगा। तो वाष्पीकरण से हम देख सकते हैं कि जो भाप बनेगी ऊपर उठ के चली जाएगी और ये बादल बन जाएंगे। बादल से कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन यानी संघनन होगा, उसके बाद फिर प्रेसिपिटेशन हो जाएगा, यानी कि वर्षण उठ जाएगा और ये बारिश होना शुरू हो गई है। फिर पहाड़ों पे जब बारिश गिरती है तो रन ऑफ होता है, यानी कि तेज़ी से पानी बह के आता है, वहाँ होता है यानी कि। और उसके बाद फिर ये इवेपोरेशन थोड़ा बहुत इनसे भी होगा, इवेपोरेशन यहाँ से भी होता है और इवेपोरेशन यहाँ से भी होगा, पानी बह के वापस इस वाटर बॉडी में आ जाएगा और यहाँ से फिर ऊपर जाएगा। तो यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जो निरंतर चलता रहता है धरती पे, लाखों सालों से चलता आ रहा है, और यही प्रोसेस आगे लाखों सालों तक भी चलता रहेगा। फिर बात आती है कि टेरेरियम क्या होता है। अब देखिए टेरेरियम क्या है अपना आप में, ये एक आर्टिफिशियल एनक्लोजर है फॉर कीपिंग स्मॉल हाउस प्लांट्स। मान लेते हैं कुछ इस तरह से मान के चलिए कि एक कांच का बॉल है, उसके अंदर धूप आ सकती है और आपने उसके अंदर मिट्टी रख के कुछ पेड़ लगा दिए, छोटे छोटे आपने पौधे लगा दिए, तो वो पौधे उस धूप से गर्मी भी लेंगे। वहाँ पे जो उस पौधों में से जो पानी है वो ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस से ऊपर भी उड़ेगा और वापस से पानी की बूंदें बन के वो नीचे भी गिर जाएगा। और ये एक ऐसा प्रोसेस है निरंतर उसमें चलता रहेगा, आपको उसमें कुछ नहीं डालना। धरती भी कुछ इस तरह से एक टेरेरियम की तरह ही है। तो धरती में से ना तो बाहर से कोई चीज़ आती है, ना अंदर से, जितनी भी अंदर की चीज़ें हैं वही अपने आप में काम करती हैं। बस बाहर से सूरज की रोशनी आती है, जिस तरह से हम एक ग्लास के बॉल में देख सकते हैं, एक ग्लास के कंटेनर में देख सकते हैं कांच के। तो बाहर से बस धूप आती है और उसी से पूरा प्रोसेस धरती के अंदर चलता रहता है। आवर अर्थ इज़ लाइक अ टेरेरियम, द सेम वाटर दैट एग्जिस्टेड सेंचुरीज अगो स्टिल एग्जिस्ट टुडे। जो पानी आज से लाखों साल, हज़ारों साल, सौ साल पहले था, वो पानी आज भी धरती पे ही मौजूद है, क्योंकि पानी ना तो धरती से बाहर जा रहा है, ना धरती के अंदर आ रहा है। द वाटर यूज्ड टू इरीगेट अ फील्ड इन हरियाणा मे हैव फ्लोड डाउन द अमेजन रिवर 100 ईयर्स अगो। हो सकता है कि 100 साल पहले जो पानी अमेजन नदी में बहता हो, वो आज पानी हरियाणा के खेतों में आ रहा हो। तो अब ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ सीज, लेक्स और रिवर्स दिखाई गई हैं अलग अलग। तो भारत में जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, अरेबियन सी है, ये गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी है, यहाँ पे कैस्पियन सी है, ब्लैक सी यानी काला सागर है, अफ्रीका के अंदर नाइजर नदी है, कोंगो नदी है, फिर ये
ओकोवांगो रिवर है, फिर ये लेक विक्टोरिया है। तो ऐसे करके सभी जगहों पे साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में काफ़ी सारे रिवर्स हैं और लेक्स हैं जो आपको फ्रेश वाटर दे सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है सैलिनिटी के ऊपर। तो सैलिनिटी क्या है, यानी कि पानी के अंदर जो नमकीन होता है, लवणता कितनी है पानी की अगर हम देखें तो सैलिनिटी इज़ द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम्स प्रेजेंट इन 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर। 1000 ग्राम पानी कहें या 1 किलो पानी कहते हैं यहाँ पे, 1000 ग्राम्स कहते हैं हम यहाँ पे, या 1 लीटर कहते हैं, कि उसके अंदर कितना नमक है उसको हम उसकी सैलिनिटी कहते हैं। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ द ओशंस इज़ 35 पार्ट्स पर 1000। जो एवरेज सैलिनिटी है ओशंस की वो क्या है, 35 पार्ट्स पर 1000 है, यानी कि 1000 में 35 ग्राम, अगर हम कहें 1000 ग्राम में 35 ग्राम हम कह सकते हैं कि यहाँ पे नमक है। तो 35 पार्ट्स पर 1000। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज़ की अगर हम बात करें कि पानी किस किस तरह से फैला हुआ है धरती पे, अगर हम देखें तो 3/4 धरती जो है वो पानी से कवर्ड है। पहली बात तो ये है कि धरती का 3/4 करीब करीब हिस्सा, 75% या 71% करीब करीब हिस्सा जो है वो कवर्ड है पानी से, बाकी पे ज़मीन है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो सारा पानी पीने योग्य नहीं है, क्योंकि बहुत सारा पानी ऐसा है या मेजर पानी ऐसा है जो समुद्रों के अंदर है, जो बहुत नमकीन पानी है, जो हमारे लिए पीने के लिए नहीं है। तो ओशंस के अंदर, महासागरों के अंदर 97.3 पानी है, यानी कि जिसको सलाइन वाटर कहा जा रहा है। फिर आइस कैप्स में 2% पानी है। ग्राउंड वाटर में, यानी कि जो भूमिगत जल है उसमें 0.68 है। फ्रेश वाटर के जो लेक्स हैं, झीलों का लवण जल जो है वो 0.009 है। इनलैंड सीज और सॉल्ट लेक्स, यानी कि स्थलीय समुद्र और नमकीन झीलें जो हैं 0.009। एटमॉस्फेयर में 0.0019 और नदियों में 0.0001, कुल मिला के 100%। और आप देख सकते हैं कि हम जो टोटल पानी यूज़ कर रहे हैं वो कहाँ से यूज़ करते हैं, या तो हम ग्राउंड वाटर का पानी यूज़ करते हैं, या हम फ्रेश वाटर लेक का पानी इस्तेमाल करते हैं, या हम नदियों का पानी इस्तेमाल करते हैं। तो हम इन 3 सोर्सेज से पानी इस्तेमाल करते हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास मात्र कितना सा जल है जिसको हम बिना सोचे समझे इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्च 22 को हम वर्ल्ड वाटर डे के रूप में भी सेलिब्रेट करते हैं, और व्हेन द नीड टू कंजर्व वाटर इज़ रीइंफोर्स्ड इन डिफरेंट वेज। तो यानी कि ये कहा जा रहा है कि पानी को बचाने के लिए, पानी की सेविंग के लिए हमें काम करना चाहिए, और पानी को मिथ्या, अगर हम कहें कि एक बहुत ही मितव्ययी रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उसको बहुत ज़्यादा वेस्टफुल तरीके से इस्तेमाल करें। नेक्स्ट आता है वेव्स। तो वेव्स जो समुद्रों के अंदर लहरें बनती हैं उसकी बात की जा रही है। तो वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रेप अक्रॉस द ओशन सरफेस, यानी कि जब ओशन की सतह पे जो पानी है उसकी सतह पे जब हवा चलती है तो उस वजह से लहरें बनती हैं, वेव्स बनती हैं। द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम्स। सिंपल सी बात है, जितनी तेज हवा होगी उतनी ही तेज या उतनी ही बड़ी क्या हो जाएगी, वेव हो जाएगी। When the water on the surface of the ocean rises and falls alternately, they are called waves। तो जब पानी जो है ओशन की सतह पे या तो वो उठता है या फिर गिरता है, राइज होता है, फॉल होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव्स बोलते हैं। चाहे कोई अर्थक्वेक हो, भूकंप आया हो, वोल्केनिक इरप्शन हो, यानी कि वोल्केनो फटा हो, यानी कि ज्वालामुखी विस्फोट हुआ हो, या पानी के अंदर, समुद्र के पानी के अंदर अगर लैंडस्लाइड हो जाए तो उसके वजह से बहुत ज़्यादा मात्रा में ओशन का जो पानी है वो शिफ्ट हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। As a result, a huge tidal wave called tsunami that may be as high as 15 मीटर is formed। और इसके वजह से क्या होगा कि एक बहुत बड़ी लहर बन सकती है सुनामी की, जो कि 15 मीटर ऊंची हो सकती है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए कि मान लेते हैं ये एक प्लेट है, ये एक टेक्टोनिक प्लेट है और ये दूसरी टेक्टोनिक प्लेट है, इसके पूरे ऊपर समुद्र है, यहाँ पे समुद्र है, समुद्र के नीचे ये 2 टेक्टोनिक प्लेट्स हैं। अब मान के चलिए कि अगर ये टेक्टोनिक प्लेट जब इनसे टकरा रही है और यहाँ पे ये इसके अंदर चली गई और ये यहाँ पे आ गई, तो यहाँ पे बहुत सारा स्पेस बन गया। ये जो बहुत सारा स्पेस बना है, ये जो समुद्र का पानी इसके ऊपर है, ये समुद्र का पानी इस स्पेस को भरने के लिए एकदम दौड़ने लगेगा। तो जब ये इस स्पेस को भरने के लिए दौड़ने लगेगा, कुछ मैं इसको वापस से बना देता हूँ, अगर आप समझेंगे तो इसको दोबारा से हम देख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से बन जाएगा, ये 2 प्लेटें थी, ये आपस में टकरा रही थी, और यहाँ पे ऊपर जो समुद्र का पानी था वो यहाँ पे भर गया। तो यहाँ पे भरने की वजह से यहाँ पे अगर कोस्टल बीच था, यानी कि यहाँ पे तट था, समुद्री तट था, तो यहाँ से पानी एकदम पीछे चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि सारा पानी इस एरिया को, क्योंकि एरिया बहुत बड़ा है अपने आप में, तो इस एरिया को भरने के लिए गया है। लेकिन अगर आप इमेजिन करिए, जब ये प्लेट वापस से सही होगी, वापस टकरा कर वापस पीछे आ जाएगी, तो ये पानी अचानक से, जो पानी यहाँ पे घुसा था, इसको भरने के लिए ये पानी वापस से बाहर आएगा और वापस से तटों की तरफ आएगा। तो जब ये पानी वापस आता है तो इतनी तेज़ गति से आता है कि एक सुनामी की लहर बन जाती है, जो कभी कभी 15 मीटर तक ऊंची हो सकती है।
द लार्जेस्ट सुनामी एवर मेजर्ड वाज 150 मीटर हाई। अब आप देख सकते हैं कि 150 मीटर ऊंची सुनामी भी नापी जा चुकी है। एक अंदाजे के लिए मैं आपको बताऊं तो जो हमारे घरों की सतह से, यानी कि जिस एक मंजिल अगर घर हो तो सतह से जो छत की जो दूरी होती है वो लगभग 11 फुट पे 12 फुट पे लेंटर डलता है। जिसको सिंपल भाषा में अगर कहें 3 से 3 मीटर 3 मीटर के आसपास आप मान सकते हैं, 3 से 3.5 मीटर के हिसाब से होता है वो। तब आप देख सकते हैं कि जो घर की छत होती है वो कितनी ऊंची होती है, वो 3-3.5 मीटर की ऊंचाई होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पानी की ऊंचाई 15 मीटर या 150 मीटर तक जा सकती है। दीज वेव्स ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ मोर देन 700 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इंसान के बनाई गई जो अब तक की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है उससे भी तेज चलती है ये सुनामी की लहर। द सुनामी ऑफ 2004 कॉज्ड वाइड स्प्रेड डैमेज इन कोस्टल एरियाज ऑफ इंडिया। तो भारत के बहुत बड़े क्षेत्र में इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। 2004 में बहुत ज़बरदस्त सुनामी की वेव्स आई थी। द इंदिरा पॉइंट इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स गॉट सबमर्ज्ड आफ्टर द सुनामी। सुनामी के बाद इंदिरा पॉइंट जो था अंडमान निकोबार में वो भी डूब गया था। सुनामी एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स, एज द हार्बर्स गेट डिस्ट्रॉयड व्हेन एवर देयर इज सुनामी। कि जो हार्बर है यानी कि बंदरगाह है वो हमेशा टूट जाता है, हमेशा ख़त्म हो जाता है जब भी सुनामी की लहरें आती हैं। तो नेक्स्ट आता है सुनामी। सुनामी से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे गाइस। इसमें आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी आपका फीडबैक है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, पसंद आ रही हैं तो उनको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। किसी और टॉपिक पे आपको कोई वीडियो बनवानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।